तो समरी स्टैटिस्टिक्स आपका क्या है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी दैट इज बेसिकली एवरेज, है ना, एंड देन मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी टिपिकली एवरेज वेरिएशन। अब वेरिएशन क्या होता है वो जानना भी है ये जरूरी। सपोज आपने आपकी क्लास में 10 स्टूडेंट हैं, है ना, स्टूडेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्टूडेंट्स हैं। किसी का 60, किसी का 50, किसी का 70 है स्कोर, किसी का 80, किसी का 40, किसी का 35, इस तरह से स्कोर्स हैं सभी के, ठीक है, जो भी स्कोर्स यहाँ पे आ। तो ये आपका ये नंबर ऑफ स्टूडेंट होंगे, इसको हम बोलेंगे एन। एन इज इक्वल टू 10। ठीक है, आपने ऑलरेडी किए हुए हैं सारी चीजें, तो समझना इजी होगा, इतना मुश्किल भी नहीं रहेगा आपको। तो ये हो गया आपका 10 स्टूडेंट्स हैं, तो एन यानी नंबर, जो सैंपल हमारा है वो टोटल नंबर जो उसमें आइटम्स हैं वो 10 है, उसी को हम एन बोलते हैं। देन इसका हमने एवरेज निकाल लिया। लेट से इस एवरेज क्या हुआ आपका, अर्थमेटिक मीन। सपोज आपका मीन आ गया, मीन कैसे निकालेंगे, ऑल जितने भी ये स्कोर्स हैं इनको प्लस कर लेंगे और 10 से डिवाइड कर लेंगे। तो क्या हो गया, सपोज इस स्कोर को हम एक्स बोल रहे हैं, तो इसको हम लिखते हैं सिग्मा एक्स, यानी सबका समेशन ऑफ ऑल स्कोर्स। हमने इसको कर लिया एंड देन डिवाइडेड बाय 10। लेट्स से 60 आ गया, तो ये आपका 60 क्या है, 60 इज ए योर मीन। अब डिविएशन क्या होता है, इसलिए मैं बता रहा हूं वेरिएबिलिटी क्या होती है, डिविएशन क्या होता है। तो अब इस 60 से अगर हम 60 इस 60 को माइनस करें तो 0 आएगा, इस 60 को माइनस करें तो 50 आएगा, यानी -50 आएगा, -10 आएगा, एंड देन 70 से करेंगे तो इसमें -20 आएगा। तो कहने का मतलब क्या है, ये अगर मीन है तो ये थर्ड वाला स्कोर मीन से 20 पॉइंट इस साइड में है। अगर 80 से हम 60 माइनस करेंगे 20, तो 80 20 इस तरफ है। तो टोटल वेरिएशन कितना है, ये वेरिएशन हमें बता रहा है, मीन से वेरिएशन बताएगा। अब इसको इसी को हम निकालते हैं, वेरिएबिलिटी क्या होती है, स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है। सपोज इसी को हम एवरेज करके निकाल लेते हैं और इसका हमें वेरिएबिलिटी हमारी आ जाती है 10। तो अब 10 अगर वेरिएबिलिटी आ जाती है तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारा मीन है वो ±10 हो सकता है, जिसे बोलते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन, जैसे हम बोलते हैं। तो ±10 यानी हमारे चांसेस है कि 60 का स्कोर हमारा मीन आया है, तो हो सकता है कुछ स्कोर्स इधर 50 यानी 10 इधर हो और कुछ स्कोर 10 इधर हो। तो दिस इज वेरिएबिलिटी, हाउ मच योर स्कोर कैन वेरी, दैट रेंज इज कॉल्ड एज वेरिएबिलिटी। ठीक है, तो ये मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी भी हमारा क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव आप कह सकते हैं रहता है, जिससे हमें ये पता लगता है कि हमारा डेटा कितना वेरी कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह तक। सो नाउ हम लोग मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी डिस्कस करेंगे, जो हमारे उसमें, जिसमें बेसिकली देयर आर 3 थिंग्स, दैट इज मोड, मीडियन एंड मीन। सो सेंट्रल टेंडेंसी मतलब जो सेंटर में स्कोर्स आते हैं, वर्ड से हमें पता लगता है। तो अगर हम याद रखें, इट रिफर्स टू ए टेंडेंसी टू डिस्क्राइब द सेंट्रल लोकेशन of entire distribution of observation, that is a tendency to find a particular level around the observation tend to cluster, and measure of central tendency or used to uses MOCT, measure of central tendency। क्या इसका यूज है वो हम डिस्कस करें। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि मोस्ट ऑफ द डेटा जिस पॉइंट के आसपास होता है उसको हम सेंट्रल टेंडेंसी बोलते हैं। जैसे कि हमने अपने नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व में देखा था कि अगर मीन ये है तो आप देखो ना, सारा मैक्सिमम एरिया इसी के आसपास वेरी है। तो सेंट्रल टेंडेंसी हमें सिर्फ ये बताती है कि हमारा डेटा, मैक्सिमम डेटा सेंट्रल टेंडेंसी के आसपास है। ठीक है, दैट इज व्हाट सेंट्रल टेंडेंसी इज। सो यूज क्या है, इस्टेब्लिश ए स्टैंडर्ड और नॉर्म, कि आपको एक नॉर्म या स्टैंडर्ड मिल जाता है।
आपने टेस्ट यूज किया होगा, साइकोलॉजिकल टेस्ट यूज किए होंगे आपने, तो किसी को याद है नॉर्म्स किसको बोलते हैं, बताओ, किसी को पता है व्हाट इज नॉर्म्स? अगर साइकोलॉजिकल टेस्ट यूज किए हैं या कर रहे हैं तो हर एक मैनुअल में आपको नॉर्म्स मिलते हैं। व्हाट इज नॉर्म्स? टेंडेंसी हमें हेल्प करता है। अब आपने आपने बनाया जैसे एमएमपीआई की बात की, तो एमएमपीआई ऐसे नहीं बना, पूरा स्टैंडर्डाइज किया गया। कैसे किया गया कि पता चला, आप देखो उसके मैनुअल में, कई बार जो बाहर वाले टेस्ट हैं, इंडिया वाले तो उतना डिटेल में नहीं करते हैं, तो वो दो मैनुअल होते हैं, टेक्निकल मैनुअल होता है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव मैनुअल होता है। अगर आप देखें वेपेस वेस्ट ये सब आप देखोगे तो वहां पे दो दो मैनुअल मिलेंगे आपको। तो अब क्या होता है कि भाई ये आपने एमएमपीआई किया, एमएमपीआई किसी पे किया, अब एमपीआई का मैनुअल आप देखोगे तो क्या दिखेगा आपको? टेबल्स दिखेंगी, ठीक है, नॉर्म्स टेबल। आपका स्कोर सपोज एमपीआई में ज्यादा यूज नहीं करता, लेकिन फिर भी, तो अब जैसे मैं 16 पीएफ पुराना टेस्ट है सभी के पास, आपको पता होगा। तो 16 पीएफ में क्या हुआ कि आपने क्या किया, आपका स्कोर आया जिसको हम बोलते हैं रॉ स्कोर, ज्यादातर में ऐसे ही होता है। इस रॉ स्कोर को आपने किया स्टैन स्कोर में चेंज, स्टैन स्कोर को आपने एक प्लॉट उस पे पेपर पे प्लॉट कर लिया जो आपकी वो होता है, ठीक है ना? हाँ सर। तो अब क्या हुआ कि भाई ये टेस्ट जब 16 पीएफ एमएमपीआई बनाया गया तो हजारों लोगों पे किया गया पहले, और देखा गया कि भाई इस नॉर्म टेबल के इसके हिसाब से कहाँ पे ज्यादातर लोग कैसा रिस्पॉन्स करते हैं। जैसे मैंने बोला कि मिडिल में ज्यादातर स्कोर्स होने चाहिए, है ना? तो अब इस मिडिल से नीचे अगर कोई जा रहा है तो वो बिलो एवरेज, ये एवरेज है, ये बिलो एवरेज है, ये एबव एवरेज इन परफॉर्मेंस है। यानी ज्यादातर लोग, अगर आईक्यू की बात कर लें तो ज्यादातर लोग 90 आईक्यू वाले यहाँ पे हैं, मतलब 100 to 90 वाले जो भी हैं वो यहाँ पे हैं। फिर वो ये यहाँ से 120 140 वाले लोग हैं, यहाँ ये मेंटली रिटार्डेड या इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड जिनको बोलते हैं, वैसे लोग यहाँ पे हैं। आ रही है बात समझ में? तो नॉर्म टेबल होती है जिससे आप अब मैंने कोई टेस्ट बनाया, उस टेस्ट को मैंने 1000 लोगों पे किया, 1000 लोगों पे करने के बाद में मैंने देखा कि लोग कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, ज्यादातर लोग किस रेंज में परफॉर्म कर रहे हैं, वही मेरी नॉर्म टेबल है। तो जब आप टेक्निकल मैनुअल उठाते हो तो वहां पे आप देखोगे कि ये टेस्ट किन लोगों के ऊपर करके बनाया गया है, कितने लोगों पे किया गया, किस कौन सी पॉपुलेशन पे किया गया, उन एवरेज स्कोर्स उनके क्या थे। तो अब वहीं से आपको पता लगता है, एक स्टैंडर्ड बन जाता है कि ज्यादातर लोग ऐसा परफॉर्म करते हैं। इससे नीचे आता है तो इसका मतलब है कम है स्कोर, इससे ऊपर है तो क्या है। इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करते हैं, सारे स्कोर्स को 10 पॉइंट स्केल पे क्या कहते हैं हम, 10 पॉइंट स्केल पे रख देते हैं, तो उसी को हम स्टैन स्कोर्स बोलते हैं। पुराने टेस्ट आप देखोगे कई सारे, तो उसमें स्टैन स्कोर, तो हमने मान लिया, तो ये स्टैंडर्डाइज्ड कर दिया हमने। 0 to 4 वाले जो हो गए बिलो हो गए, 5 6 7 वाले एवरेज हो गए, और 8 9 10 वाले लोग आपके क्या हो गए, ये लोग जिनका परफॉर्मेंस हाई है। तो वहां से आपको पता लगता है। तो हमारी जो सेंट्रल टेंडेंसी है वो क्या करती है, क्या लिखा हुआ, टू स्टैब्लिश ए स्टैंडर्ड और नॉर्म। क्योंकि जब आपको पता है कि एवरेज स्कोर 5 6 7 है किसी का, तो इससे नीचे वाले बिलो एवरेज, इससे ऊपर वाले एबव एवरेज, तो वहीं से आप स्टैंडर्डाइज करते हैं टेस्ट को। जो नॉर्म स्टेबल है वो यही करता है। बहुत सारे लोगों पे टेस्ट करके ये देखा जाता है कि नॉर्मली लोग कैसा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। जैसे हम आइटम एनालिसिस और वो सब कर रहे थे ना, एवरेज वाले लोग कौन से हैं, कौन से आइटम्स हैं जो एवरेज चीजों को, क्योंकि ज्यादातर तो हम एवरेज पॉपुलेशन पे ही करेंगे। क्लियर है अब ये बात? नहीं तो जब आप मैनुअल पढ़ते हैं तो इन चीजों का ध्यान रखें। बात समझ में आ रही है? इज इट क्लियर? यस सर। सबको समझ में आया? कोई डाउट है? नो सर। तो अब उसके बेस पे, उसी के बेस पे हम ये भी बोलते हैं, सॉरी, उसी के बेस पे हम ये भी बोलते हैं जो हमारा जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन सपोज 1 आया,
तो हम ये भी बोल सकते हैं कि भाई ये स्कोर, एक इस पर्टिकुलर पर्सन का स्कोर 6 है। तो बहुत ज्यादा अगर किसी वजह से गलत होने के चांसेस हैं तो +-1 हो सकता है, ये 5 भी हो सकता है या 7 हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं जाए। तो जब हमें SD कहीं पे लिखा होता है तो इसको हम ये बोलते हैं, तो ये इतने चांसेस हैं कि ये गड़बड़ भी हो सकता है। टू कंपेयर इंडिविजुअल और ग्रुप परफॉर्मेंस विद अबव स्टैंडर्ड, अब हमने स्टैंडर्ड बना लिया है ना, स्टैंडर्ड बना लिया। देन हमने क्या किया कि इंडिविजुअल को, जैसे मैंने अभी आपको बताया, आपने एक केस बन गया, उसके नॉर्म्स बन गए, फिर उसको आप कंपेयर कर सकते हैं दूसरों के साथ भी, कि किसी इंडिविजुअल का किया तो उसको आप कंपेयर कर लेंगे भाई इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। टू कंपेयर ए वन ग्रुप विद अनदर ग्रुप टेस्टेड अंडर डिफरेंट कंडीशंस, कि भाई अलग अलग ग्रुप्स को कंपेयर कर सकते हैं। मान लिया IQ आप देख रहे हैं या एप्टीट्यूड देख रहे हैं किसी का, तो आप उसमें ये देख सकते हैं कि भाई एक पर्टिकुलर एरिया में मेल स्टूडेंट्स और फीमेल स्टूडेंट्स में क्या डिफरेंस है, वो हम लोग चेक कर सकते हैं। तो अलग अलग ग्रुप्स को भी देख सकते हैं। एंड देयर आर 3 different methods of measuring central tendency, that is mean, median and mode. So measure of central tendency, there are 3 things: mean, median and mode. तो पढ़ा है पहले, किया होगा आई थिंक। तो इन डेली लाइफ वी आर यूजिंग वर्ड्स एवरेज, मिडिल, मोस्ट, frequent, quite often, which can be statistically described as mean. mean मतलब बिल्कुल मिडिल में है, ठीक है, यानी एवरेज है एक्चुअली। अगर आपसे मैं बोलूं एवरेज क्या है, क्लास का स्कोर्स का एवरेज क्या है, जैसे हमने पिछले जो एग्जांपल लिया था, तो उसका सिंपल सा मतलब है कि हमने सबका एवरेज निकाला और एवरेज हमारा जो आया है दैट इज 60, है ना। तो ज्यादातर लोग 60 के आसपास स्कोर कर रहे हैं। 2 क्लास हैं, एक 1 and 2, ठीक है। तो अब 1 and 2 क्लास का जो इसका 60 है और इसका कितना है, इसका 70 है, क्या कहते हैं, मीन। तो डेफिनेटली ओवरऑल परफॉर्मेंस हम कहेंगे कि इसका 70 वाले का ज्यादा है, इसका कम है, तो ये एवरेज निकाला था। देन मीडियन क्या है, मीडियन का मतलब होता है मिडिल, कि आपके पास ये 10 स्कोर्स हैं, है ना। मैं हटा देता हूँ तब ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो आपके पास ये 10 स्कोर हैं, है ना, ये है, और ये 10 स्कोर्स हैं, और ये एक लाइन आपने खींच दी, इसके ऊपर 5 हैं और इसके नीचे 5 हैं। तो ये जो पॉइंट है वो आपका मीडियन है। मीडियन हमको ये बताता है कि आधे स्कोर्स ऊपर हैं और आधे नीचे हैं, दैट पॉइंट इज द मीडियन। मीडियन बोलते हैं इसको, मैं विजुअली समझा रहा हूँ, बाकी अभी देखेंगे इसको, ठीक है। देन मोड, मोड क्या है, मोड क्या है कि भाई एक क्लास है 10 लोगों का, जैसे मैंने बताया, एक ने 50, किसी ने 60, देन 70, 55, 60, 5 स्कोर हो गए, है ना। देन 65, देन 75, 60 and then 58 and then 60। तो अब मोड क्या है, मोड जो सबसे ज्यादा बार जो नंबर आया है उसको हम मोड बोलते हैं, यानी कि जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है इसको हम मोड बोलते हैं। 1 2 3 4, 64 टाइम्स आया है, बाकी सब बहुत कम हुए हैं, ठीक है। तो 60 इज द मोड। तो अब आया समझ में मीन, मीडियन, मोड क्या होता है, उसी को इन्होंने, क्लियर है, कोई डाउट? नो सर। नो सर। तो इसी को हमने क्या बोला, एवरेज, मिडिल यानी 50 ऊपर 50 नीचे, मोस्ट यानी जो सबसे ज्यादा बार है, इसी उसको हम मोस्ट बोलते हैं। तो फ्रीक्वेंसी जिसकी सबसे ज्यादा है। तो यही चीज जब हम इस पे देखते हैं नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व को, है ना, तो ये पॉइंट है, इसके ऊपर नीचे 50-50% है,
तो ये क्या हो गया, मोड भी हो गया। एवरेज, यही एवरेज पॉइंट है, क्योंकि 50% इधर है 50% इधर है, और इनको जोड़ के 2 से डिवाइड अगर हम कर देंगे तो मेन पॉइंट यही आएगा। मोस्ट, सबसे ऊपर देखो यही पॉइंट है, यहाँ पे अगर देखें तो ये सबसे ज्यादा बार आया। तो मीन, मीडियन, मोड नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व का एक ही नंबर होता है, सिर्फ एक ही होता है, सेंटर में होता है और एक ही नंबर होगा तीनों। तो ये इसीलिए एक ही लाइन बनाते हैं और बोलते हैं कि मीन मीडियन मोड ऑफ नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व इज 1। तो अब सबसे पहले हम देखते हैं मोड। मोड क्या है बताया मैंने, जो चीज सबसे बार आती है। ए फ्रेंच वर्ड फैशन मीनिंग पॉपुलर स्टाइल, यानी जो सबसे पॉपुलर स्कोर है उसी को हम मोड बोलते हैं, है ना। तो मोड इज द स्कोर और कैटेगरी दैट हैज द ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी, ऑलरेडी आई टोल्ड यू। कैन बी यूज्ड विद नॉमिनल स्केल। नॉमिनल स्केल क्या होता है मैंने बताया था, बताओ कौन बताएगा, व्हाट इज नॉमिनल स्केल? So where the data is only present, doesn't have any position. एग्जाम्पल बताओ। एनीवन, बार बार मैं ऐसा नहीं कि नॉलेज टेस्ट में बार बार इसलिए चीजें ला रहा हूँ क्योंकि ये समझना जरूरी है, जो हेल्प करेगा आपको। कोई और ट्राई कर सकता है? नॉमिनल डेटा का एग्जांपल, व्हाट इज नॉमिनल डेटा एंड एग्जांपल? Just name your tag, sir, like gender, marital status, बिल्कुल बिल्कुल। favorite color. कैटेगरी, ठीक है तेजस, इट मींस Category. लाइक मेल फीमेल, मतलब यू आर नॉमिनल, कैसे याद करो, यू आर जस्ट नेमिंग। नॉमिनल मींस यू आर नेमिंग, Right. ठीक है। लाइक मेल फीमेल, डिफरेंट सोशियोइकोनॉमिक स्टेटस, और मे बी जैसे मैरिड, मैरिड, अनमैरिड, विडोड, सेपरेटेड, व्हाटएवर इट इज। तो ये सारी चीजें, तो ये नॉमिनल। तो a distribution has only one mean or one median. However, it is possible to have more than one mode. भाई मीन एक होगा, एवरेज मतलब एक ही आएगा, मीडियन एक ही आएगा, लेकिन मोड कई सारे हो सकते हैं। हो सकता है कि आपने लिया मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर, ठीक है। तो मेल की फ्रीक्वेंसी आई 5, फीमेल के 6 आ गया और इसका भी 6 आ गया, तो 2 मोड हो गए। तो फ्रीक्वेंसी एक से ज्यादा लोगों की सिमिलर होने के चांसेस हैं, लेकिन मीडियन एंड मोड एक ही पॉसिबल होगा, याद रखना। कई बार कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ट्रिकी क्वेश्चंस। तो मोड कैन बी मोर देन 2, मोर देन 1, ठीक है, क्लियर। ए डिस्ट्रीब्यूशन विद 2 मोड्स इज कॉल्ड बाई मॉडल। देखा था आपने ये देखा था ना, बाई नॉमिनल Yes, वाला। sir. तो ये Yes, sir. मॉड 2 हो सकते हैं, लेकिन एवरेज अगर इनका हम निकालेंगे तो एक ही निकलेगा। मीडियन यहाँ आ जाएगा, एवरेज इनका तो सबका स्कोर्स का जोड़ लेंगे तो अलग अलग हो सकती है, लेकिन फ्रीक्वेंसी एक से ज्यादा भी हो सकती है, ठीक है। मतलब मोड्स एक से ज्यादा हो सकते हैं। And a distribution with several equal high points is said to have no mode. अगर 2 से ज्यादा भी होते हैं तो उसको हम बोलते हैं कोई मोड नहीं, क्योंकि जब बहुत सारे डेटा ऐसे हैं तो कोई पॉपुलर स्टाइल तो है नहीं भाई, 2 है तो समझ में आ गया, है ना। बिल्कुल वैसे ही है जैसे फिल्म इंडस्ट्री में अगर आप देखो कि 2 पॉपुलर एक्टर हैं, सपोज अमिताभ एंड शाहरुख, उनकी पॉपुलरिटी सबसे ज्यादा है इन 2 की, तब तो ठीक है चलो 2 लोग एक्ट। लेकिन अब सपोज सारों की पॉपुलरिटी उतनी हो तो क्या होगा, कोई पॉपुलर नहीं है, सब एक्टर हैं, हम कहेंगे, हम किसी को अलग रख के नहीं देखेंगे। तो दैट इज व्हाट द डिफरेंस। तो जब बहुत सारे हो जाते हैं तो फिर पॉपुलर स्टाइल का मतलब क्या बचा, कुछ नहीं बचा। तो when there are several equal high points, यानी several frequencies are similar, then there is no mode. अब हम देखते हैं फॉर moderately symmetrical distribution the mode can be calculated using the following empirical relationship. Mode is equal to 3 median minus 2 mean। ये इसका होता है, क्या है, moderately symmetrical distribution। सिमेट्रिकल मतलब
दोनों साइड में एक जैसा होना। द मोड कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग, ये मोड का फॉर्मूला है, याद करना। मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन, ठीक है, एंड माइनस 2 मीन। तो दिस इज द फॉर्म। तो मोड की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है ये हम देखते हैं क्या होगा। इजी टू कैलकुलेट, इजी है, जस्ट यू हैव टू कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसीज, दैट्स इट। इट इज लेस टाइम कंज्यूमिंग टू कैलकुलेट, फ्रीक्वेंसी पता चल गई। आज की डेट में तो हमारे पास सॉफ्टवेयर हैं, इवन सिंपल एक्सेल सीट में डाल के आप पता कर सकते हो कि कौन से स्कोर्स कितने कितने टाइम कितनी बार आए हैं, ठीक। इट इज नॉट वेरी स्टेबल फ्रॉम सैंपल टू सैंपल। अब क्या होता है कि बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं होता। ऑल्सो व्हेन क्वांटिटेटिव डेटा आर ग्रुप, द मोड में बी स्ट्रांगली अफेक्टेड बाय द विड्थ एंड द लोकेशन ऑफ CI सेंट्रल, जो आपका लोकेशन ऑफ क्लास इंटरवल, सॉरी CI का मतलब क्लास इंटरवल। तो अब क्या हुआ, तो इस पॉइंट को हम समझते हैं। इट इज नॉट वेरी स्टेबल सैंपल टू सैंपल, मतलब अगर आपके पास ये 4 सैंपल हैं, 1 2 3 4, तो हर एक सैंपल का मोड, और एक ही पॉपुलेशन से लिए हुए हैं इसलिए हम बात कर रहे हैं, तो इनकी फ्रीक्वेंसीज हायर नंबर जो ज्यादा फ्रीक्वेंसीज वाले हैं अलग अलग हो सकते हैं। तो ये सैंपल टू सैंपल स्टेबल नहीं होगा, कोई जरूरी नहीं है कि स्टेबल हो। यानी किसी में 50 आ रहा है, किसी में डायरेक्ट 100 आ जाएगा, किसी में 60 आ रहा है, किसी में 200 आ जाएगा, इस तरह का भी हो सकता है। तो ये एक तो प्रॉब्लम होती है इसके साथ में। ऑल्सो व्हेन क्वांटिटेटिव डेटा आर ग्रुप, द मोड में बी स्ट्रांगली अफेक्टेड बाय द विड्थ एंड लोकेशन ऑफ क्लास इंटरवल। अब क्लास इंटरवल क्या होता है पता है? जब क्वांटिटेटिव डेटा में जब हम बात करते हैं, क्लास इंटरवल पता है क्या होता है? क्वेश्चन किए होंगे आपने फ्रीक्वेंसी टेबल और सर पता तो है पर ये भी याद नहीं आ रहा है सर। और किसी को पता है? ओके चलो मैं बताता हूँ। जब हमारे पास स्टैटिस्टिक्स, अगर आपने 11 12 10th में पढ़ी है तब भी आपको पता होगा, लेकिन बट एनीवेज कई बार हम भूल जाते हैं, इट्स ओके। क्लास इंटरवल क्या होता है कि आपके पास बहुत सारे स्कोर्स हैं, लेट्स से 1000 स्कोर्स हैं, और वो स्कोर्स के IQ के, आप साइकोलॉजी का एग्जांपल ले लेते हैं। तो उसमें किसी का IQ 90 आया होगा, किसी का 100 आया होगा, कुछ का क्या कहते हैं 120 होगा, कुछ लोगों का 90 होगा, ऐसे होगा, ठीक। तो हमने क्या किया, क्योंकि अब 1000 लोगों का एक साथ टेबल तो नहीं बना सकते जैसे हम क्लास 10 लोगों का बना रहे थे क्लास का। तो हमने ग्रुप डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए क्या किया कि हमने बना लिया IQ जिनका, सॉरी यहां से, हाँ 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, ऐसे करते करते ये IQ लेवल्स है ना। तो अब हमने यहाँ पे लिख लिया, इनके सबके आगे टेबल बनाते हैं यूजुअली, ये इसको हटा दो कि 20 to 30 में टोटल नंबर है 5 लोगों का IQ 20 to 30 के बीच में आया। ये इनकी फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी है, ये है क्लास इंटरवल। समझ में आया? ये क्लास इंटरवल है, एक इंटरवल आपने बना लिया। आ रही है बात समझ में आपको? 60 Yes, to sir. 70, 70, Yes, अब sir. समझ में Yes, आया? sir. ये किया होगा कभी ना कभी आपने। 80 to 90, 90 to 100 ऐसे ले लिया। तो अब क्या हुआ, 30 to 40 में 6 है, फिर 7 है, फिर 8 है, फिर 9 है, यहाँ पे 30 हो गए, यहाँ पे 100 हो गए, यहाँ पे 200 हो गए, इस तरीके से। क्यों हो गए? क्योंकि मुझे पता है कि जो पॉपुलेशन है कैसे होती है, इस तरीके से नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो क्या है, जो ये नीचे के स्कोर्स हैं इनमें कम लोग होंगे, जो ऊपर के 120, 130, 140 वाले लोग हैं वो कम होंगे, मैक्सिमम डेटा यहाँ पे होगा। तो क्या होगा, जब क्लास इंटरवल्स है तो इनमें फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो गई ना, तो
क्या क्या चीज कह रही है ये पॉइंट, क्या बोल रहा है? इट इज स्ट्रांगली, ये लिखा हुआ है, ऑल्सो व्हेन क्वांटिटेटिव डेटा आर ग्रुप्ड द मोड में बी स्ट्रांगली अफेक्टेड बाय द विड्थ एंड लोकेशन ऑफ द सीआई। विड्थ क्या होगी, कितना चौड़ा है, 20 to 30, यानी 10 पॉइंट का है, 20 to 50 भी हो सकता है, 30 पॉइंट का। और लोकेशन क्या हो गई कि 20 to 50, 50 to 60, तो लोकेशन कहाँ पे पड़ा है, इस जगह पे है, इस जगह पे है, या यहाँ पे। तो वो अफेक्ट करेगा आपके मोड को, क्योंकि मोड क्या है, फ्रीक्वेंसी की बात करता है। तो क्यों अफेक्ट करेगा? क्योंकि मिडिल में सबसे ज्यादा डेटा होगा। आ रहा है समझ में? जरा समझाओ, कौन समझाएगा मुझे? क्यों क्यों फ्रीक्वेंसी और विड्थ आपका अफेक्ट कर सकती है मोड को, बताओ। Sir, because there is the width of the data, or among, for example, if you take 20 to 30, it is not necessary that each of the uh, subject will get the same amount between 20 to 30. It may vary. No. If there is 20 to 30 interval, so definitely there will be less people. If we will Yeah. increase 20 to 50, so there will be more people, frequency will increase. Right. हाँ, ठीक है, There will be more that people. is So, one thing. हाँ. And then location कैसे affect करेगी? फ्रीक्वेंसी तो हो गया, लोकेशन कोई और बताएगा, लोकेशन कैसे अफेक्ट करेगी? ट्राई करो कम से कम। लोकेशन कैसे अफेक्ट करेगी बताओ, अभी बताया 1 मिनट पहले। सर रूरल एंड अर्बन एरियाज के अकॉर्डिंग टू नहीं लोकेशन। मैडम, वो लोकेशन नहीं है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। लोकेशन का मतलब वो नहीं है। अरे भाई, ओके सर, ओके सर। कोई और बताओ, मैं बताता हूँ, सिंपल सा भी बताया मैंने, थोड़ा सा ध्यान से सुनो। मैंने आईक्यू, एवरेज आईक्यू कितना होता है, कौन बताएगा? अगर ये नहीं पता है तो मैं डांट लगाने वाला हूँ, क्योंकि आप लोग क्लिनिकल कैसे भी कर रहे हो, लेकिन आप क्लिनिकल साइकोलॉजी के स्टूडेंट हो, आपको पता होना चाहिए। एवरेज आईक्यू कितना होता है, जल्दी से बताओ। 85 to 115. और कौन बताएगा? एक स्कोर बताओ जिसको हम बोलते हैं कि 90. और किसने बताया? प्रेरणा. हाँ, 90 इज राइट थिंग। 90 एवरेज है, ठीक है। तो 90 to 100 आप बोल सकते हो, ठीक है। इसके नीचे आपका, तो ये कॉन्सेप्ट आपकी टिप्स पे होने चाहिए। आपको कल कोई न्यूज चैनल फोन करके पूछेगा, कोई आपको, आप तो अपना एडवर्टीजमेंट करोगे, किसी ने फोन करके पूछा कि आप बताओ क्या होता है, आप समझाओ मुझे, तो क्या करोगे आप? फिर गलत बोलोगे तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अब 90 है, तो अब मैंने जब आईक्यूज निकाले तो 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, है ना, 70 to 80, 80 to 90, 90 to 100। तो लोकेशन क्या है? ये ऊपर नीचे की लोकेशंस हैं, ये ऊपर की लोकेशंस है जिनके हायर आईक्यूज हैं। तो डेफिनेटली हमारा जो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व है वो ये बोलता है मैक्सिमम स्कोर एवरेज के आसपास होंगे। हमारा एवरेज क्या है, 90 है, जो हमें पता है पहले से कि 90 जो है वो एवरेज आईक्यू है। तो ज्यादातर स्कोर यहाँ पे आ जाएंगे, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी यहाँ पे होगी, यहाँ कम होगी, इसके नीचे भी हायर स्कोर्स में भी कम होगी। तो ये लोकेशन है मैडम, समझ में आया लक्ष्मी? यस सर, सॉरी सर। तो ये लोकेशन है। तो क्या होगा, जब फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो मोड जो है बीच वाले में आ जाएगा। बीच वाला जो जो नीचे सेंटर वाले जो क्लास इंटरवल्स हैं वो उसको अफेक्ट करेंगे, उनका मोड ज्यादा होगा। तो यही बोल रहा है कि 20 एक एक लाइन का मतलब नहीं समझोगे तो जैसे एमए बीए कर लिया, ये भी वैसे हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। चाहे वो आप स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हो, चाहे वो क्लिनिकल साइकोलॉजी, साइकियाट्री, साइकोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ बिहेवियर, जब तक उससे आप रिलेट नहीं करोगे कोई फर्क नहीं पड़ता है। द ओनली थिंग यू विल गेट इज आरसीआई लाइसेंस, दैट्स इट। लेकिन अगर इम्प्रूव करना है तो थोड़ा सा क्रिटिकल माइंडेड होके चलना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, क्योंकि ये सारी चीजें हेल्प करेंगी। तो बी स्ट्रांगली अफेक्टेड बाय द वेट एंड लोकेशन। तो विथ मैंने बता दिया कि भाई अगर 20 to 100 का ले लूंगा मैं तो इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाएगी,
20 to 30 में कम लोग होंगे। लोकेशन का मतलब मैंने आपको समझा दिया। तो ये अफेक्ट करता है मूड को, और कैसे करता है ये भी बता दिया है। नहीं समझ में आया है नेक्स्ट क्लास में फिर पूछ लेना। इट इज गुड मेजर इफ वन विशेस टू हैव ए रफ आइडिया अबाउट द क्या कहते हैं, एमओसीटी का फुल फॉर्म बोल गया, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो अगर रफ आइडिया एक लेना है कि कौन सी चीज ज्यादा है तो वहां से आइडिया लग जाएगा। इट इज ए रफ एंड क्रूड एमओसीटी, बहुत ही रफ है, बिकॉज द होल डेटा इज नॉट टेकन इनटू अकाउंट, क्योंकि सारी चीजें आपने नहीं देखी, सिर्फ जो ज्यादा था उसको देख लिया, इसलिए प्रॉब्लमेटिक है। सबसे बेस्ट वैसे एवरेज होता है, मीन, जिसको हम बोलते हैं अर्थमेटिक मीन। इट हैज ए वेरी पुअर रेजिस्टेंस टू सैम्पलिंग फंक्शन, सम फ्लक्चुएशन। अब ये आपको ये नहीं बताएगा कि भाई ज्यादा क्या है तो बता दिया, कम वाला कौन सा है, सबसे ज्यादा वाला कौन सा है, ये कुछ नहीं बताएगा। हाँ ये बता देगा कि इतने वाले एवरेज हैं, बाकी सबको हटा देगा। ठीक है, तो ये सैम्पलिंग फ्लक्चुएशंस कितने हैं, यानी सैंपल में कितने कम ज्यादा स्कोर्स हैं, उन पे फोकस नहीं करता है। इट इज वेरी पुअर रेजिस्टेंस टू सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन। इट डिस्क्राइब्स व्हाट स्कोर्स और कैटेगरी अपीयर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली, यही बताता है, इससे ज्यादा नहीं बता पाता। तो ये इसीलिए नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स में तो ठीक चल जाएगा, पैरामेट्रिक में नहीं चलेगा। तो मीडियन है, दैट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास।